मेरी अम्मी जो बहुत देर से खामोश बैठी थी, अचानक से वो बोली, अगर इस भूत का ताल्लुक वाकई में ऐसा है तो फिर भी उस कदबे का उस रूह से क्या ताल्लुक है? आखिर उस कदबे से उसका क्या वास्ता बनता है? दादी ने कहा, वास्ता है, उसका वास्ता उस कब्र से जरूर है। वो जिस कब्र पर कदबा लगा हुआ है उस कब्र के अंदर विमला नामी वही जादूगरनी दफन है। मरने से पहले विमला ने उस वजूद को अपने काबू में कर लिया था। मरने के बाद विमला की ताकतों की वजह से ही वो नादीदा ताकत, जिसे देख नहीं सकते, वो ताकत कब्र के इस कदबे में कैद हो गई थी। इस कब्र के साथ और कब्रें भी थी, बल्कि वो इस कब्र के साथ साथ ही था और वहां पर विमला की ही कब्र थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो पूरा कब्रिस्तान ही निस्तो नाबूद हो गया। लेकिन कमाल की बात ये थी कि विमला की कब्र का जो कदबा है वो ऐसी क्या ऐसे ही आज भी है, जो का तो है, क्योंकि उसमें विमला का गुलाम नादीदा ताकत कैद है। इसीलिए उस कब्र को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। बाकी सारी कब्रें निस्तो नाबूद हो गई, लेकिन विमला की कब्र सही सलामत आज भी ऐसी ही है। और वो नादीदा ताकत की वजह से ही है, जो हर पूर्णमासी की रात को बाहर आता है कदबे से और खून की होली खेलकर वो कदबे में वापस चला जाता है। तभी ताई अम्मी दादी से मुखातिब हुई और दादी से बोली, अगर ये सच है तो वो आसेब जो है, वो जो रूहानी ताकत है, वो जो भी चीज है, वो एक ही रात को बाहर क्यों आता है? अगर वो इतनी ताकतवर चीज है तो हर रात को बाहर आए, लेकिन वो पूर्णमासी की रात को ही बाहर क्यों आता है? दादी ने उन्हें बयान करते हुए कहा, वो इसलिए कि चांद की 14वीं रात को ही विमला का अमल खत्म हुआ था और वो भी उसी दिन खत्म हो गई थी। तभी मैंने दादी से पूछ लिया, दादी जान, क्या आपको ये सारी बातें, ये सारा वाकया दादा अब्बू ने बताया था? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने पूछा, लेकिन दादा अब्बू को ये सब बातें कैसे मालूम पड़ी थी दादी? दादी कहने लगी, बेटा उनको इस तरह से पता चली कि विमला जिस मकान में रिहायश पजीर थी, जिस मकान में वो रहती थी, वो मकान तुम्हारे सगे दादा ने ही उन्हें किराए पर दे दिया था। और मोहल्ले के सब लोग विमला के काले करतूतों के बारे में, उसके काले जादू के तंत्र मंत्र के बारे में जानते थे। दिन गुजरते जा रहे थे और चांद खूब रोशन हो रहा था। यानी जो जो चांद के हुस्न में इजाफा हो रहा था, चांद जितना खूबसूरत होते जा रहा था, इधर लोगों के चेहरे पर खौफ भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लोगों को पता था कि चांद जब मुकम्मल हो जाएगा, पूर्णमासी की रात आएगी, तो क्या होगा। एक अजीब सा डर सब लोगों के अंदर पैदा हो गया था। इस मोहल्ले के लोग कहते थे कि हर 14वीं की रात को इस मोहल्ले में किसी न किसी का खून जरूर होता है। लेकिन उस वक्त मैंने इरादा कर लिया कि उस दिन यानी पूर्णमासी की रात को, 14वीं की रात को मैं जाकर देखूंगा कि आखिर वहाँ माजरा क्या है। मैं हिम्मत करके जाऊंगा और सारा माजरा देख कर आऊंगा कि वाकई में कोई भूत जिन्नात वगैरह है भी या लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बना रखी है सिर्फ। 2 दिन बाद चांद की 14वीं रात आ गई। रात 9 बजे की बात है, मैं अपने कमरे से निकला और बाहर मेन गेट की तरफ मैं जाने लगा। तभी पीछे से आफिया ने मुझे आवाज दे दी, कहाँ जा रहे हो नवाज, कहाँ जा रहे हो, इतनी रात गए? मैंने कहा, कहीं नहीं आफिया, ऐसे ही चहलकदमी के लिए मैं बाहर आया था, सोचा थोड़ा टहल ही लूं, इसलिए बाहर आया। मैंने नजरें चुराते हुए आफिया को जवाब दिया था। आफिया समझ गई कि कुछ और बात है और कहने लगी कि बकवास मत करो, सही सही बताओ कहाँ जा रहे हो। तभी आफिया ने वो बात कही जो मैंने सोची भी ना थी। वो कहने लगी, मुझे पता है नवाज, तुम उस कब्र को देखने ही जा रहे हो, तुम उसमें दिलचस्पी रखते हो और उसे देखने ही जा रहे हो। तभी मैंने कहा, देखो आफिया प्लीज, अब तुम दादी या फिर अम्मी की तरह बिल्कुल रिएक्ट मत करना, तुम भी भूत वगैरह की बात मत करने लग जाना मुझसे। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या होगा, मैंने मिन्नत आमेज लहजे में कहा, क्योंकि मुझे पता था कि आफिया को अगर मालूम पड़ गया और उसे गुस्सा आ गया तो वह अम्मी को बताने में एक पल भी नहीं लगाएगी और दादी को भी जाकर बता देगी कि मैं उस कब्र को देखने जा रहा हूँ। तभी आफिया इतराते हुए बोली, चलो ठीक है नवाज, तुम भी क्या याद रखोगे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है नवाज। मैंने उससे पूछा, कैसी शर्त आफिया? तो उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी नवाज, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर उस कदबे का राज है क्या, उस कदबे में ऐसा क्या है। मैंने भी कुछ देर सोचा, पहले सोचा कि इसे मना कर दूं, लेकिन फिर दादी और अम्मी के डर से मैंने उसे कह दिया, चलो ठीक है, साथ ही चलते हैं, चलो तुम भी मेरे साथ। और उसके बाद हम दोनों यानी आफिया और मैं उस जगह पर पहुंच गए। हम दोनों उस कदबे के, उस कब्र के पास आ गए। हमने जब आकर देखा तो वो कदबा सफेद रंग का था, सफेद रंग का पुता हुआ कदबा था। और हमने जब गौर फिक्र किया उस पर, तो उस पर विमला का नाम लिखा था और मरने की तारीख भी उसकी तहरीर थी। कितनी मस्का खेज बात है कि इस कदबे में से कोई जिन्नात, कोई रूहानी मखलूकात निकलेगी और उस जिन के खौफ से ही लोग रात को होने से पहले ही शाम 7 बजे से अपने घरों में कैद हो जाएंगे, डर के मारे कि जिन्नात कहीं उन्हें ना मार दे। वाकई बहुत पागल लोग हैं इस मोहल्ले के, ऐसे भी भला कोई डरता है क्या?
वो भी खाली ऐसी चीज़ों से जिनका कोई वजूद ना हो, जिनकी कोई बात ही मुकम्मल ना हो। उन चीज़ों से भला कौन डरता है। इस मोहल्ले वालों पर अब मुझे हंसी आ रही है कि एक कदमे में से जिन्नात निकलकर इन्हें मार देगा। आफिया अपनी बात करके मुकम्मल भी ना कर पाई थी, उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि अचानक ही अब जोरों से हवा चलने लगी। वो हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चलने लगी, ऐसी आंधी वाली हवा चलने लगी कि मानो हमें ऐसा लगने लगा था कि ये हवा अब हमें उड़ाकर यहाँ से ले जाएगी। मैंने आफिया का हाथ मजबूती से पकड़ा और मैंने उससे कहा, चलो आफिया जल्दी चलो, हम यहाँ से चलते हैं। मैंने अभी इतना ही कहा था आफिया को, तभी अचानक से वो आंधी रुक गई और फिर से सन्नाटा भी छा गया। ऐसा लगने लगा मानो जैसे कभी यहाँ पर हवा चली ही ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे आंधी यहाँ पर आई ही ना हो। हम दोनों की नजरें अब उस कब्र के कदबे पर पड़ी क्योंकि हम चौंक गए थे और डर भी चुके थे। अचानक उस कदबे में से धुआं निकलने लगा और उस कदबे में से धुआं निकलने लगा तो अचानक उस धुएं ने एक इंसानी शक्ल भी धार ली। मैं और आफिया दोनों ही अब दम बखुद थे क्योंकि हम जिस बात को मजाक समझ रहे थे वो हमारे सामने हकीकत बन चुकी थी। वो जिन्नात या इंसान जो भी था अब हमारे सामने खड़ा हुआ था, हमारे सामने जाहिर था और हम दम बखुद हो चुके थे। वो किसी भी जाविये से जिन्नात कहलाने के लायक नहीं था क्योंकि इतना हुस्न और इतनी मर्दाना वजाहत मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। ऐसी मर्दाना वजाहत तो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। आफिया उसे देखकर सकते में आ गई थी। उस पर तो जैसे सकता तारी था। वो तो बस हैरतज़दा होकर उस जिन्नात को देखे ही जा रही थी। उस जिन ने यकदम मुझे बालों से पकड़कर दबोच लिया। उसका जिस्म उस जिन्नात का जिस्म आग की मानिंद गर्म हो रहा था और उसकी गिरफ्त में आकर मैं जलने लगा था। यकदम आफिया जोर से चिल्लाई, छोड़ो नवाज को, छोड़ो नवाज को, हमें जाने दो यहाँ से। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम तो खाली यहाँ पर ये कदबा देखने आए थे। आफिया की बात सुनकर उसने मुझे छोड़ा तो नहीं, लेकिन उसने आफिया की तरफ देखा और गरजते हुए वो कहने लगा, जो भी एक बार मेरी गिरफ्त में आ जाता है मैं उसे मौत के घाट उतार कर ही चैन की सांस लेता हूँ। मैं उसे जब तक मान न दूं मुझे सुकून नहीं आता। अब ये मेरी गिरफ्त में है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, लेकिन न जाने क्यों आज मैं तुम्हारी बात टाल नहीं पा रहा हूँ। इतना कहते ही उस जिन्नात ने आफिया की बात सुनते हुए मेरी गिरफ्त को खोल दिया और उस जिन्नात ने मुझे यानी नवाज को आज़ाद कर दिया। और अचानक वो जिन्नात अब आफिया की तरफ बढ़ने लगा और मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के कहने लगा, कौन हो तुम? मेरा नाम आफिया है। आफिया की आवाज़ ऐसे आई जैसे किसी कुएं से उसकी आवाज़ आ रही हो। वो जिन्नात आफिया से कहने लगा, आज मैं न जाने क्यों तुम्हारी बात टाल नहीं पाया। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है कि मैं एक इंसान की बात सुन लूं? क्यों तुम मुझे इतनी अच्छी लग रही हो? क्यों तुम मुझे इतनी प्यारी लग रही हो? क्यों मेरे मन में घंटियां बज रही है? क्यों मैं तुम्हारी बात को टाल नहीं पा रहा हूँ? आखिर कौन हो तुम? मैं तो इंसानों से नफरत करता हूँ। इंसान मुझे हरगिज पसंद नहीं है क्योंकि मैं तो एक इंसान के वजह से ही इस अजाब में फंसा हुआ हूँ, इस अजाब में मुब्तला हूँ। इस विमला ने मुझे मेरे अपनों से छीन लिया और खुद भी मर खप गई है। तुम जानना चाहती हो वो क्यों मरी थी और वो कैसे मरी थी? इतना कहकर वो सवालिया नजरों से मेरी और आफिया की तरफ देखने लगा। तभी आफिया को पता नहीं क्या हो गया था कि उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई थी कि उसने हिम्मत करके बोल ही दिया, क्यों, कैसे मरी विमला? क्या हुआ था विमला को? हम नहीं जानते हैं और ना ही हमें जानने का शौक है। और मैं इतना तो जान गई हूँ कि तुम कोई भूत नहीं हो। अब क्या होगा? क्या वो जिन्नात आफिया और नवाज को जाने देगा? क्या जिन्नात आफिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।